सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संसदात्मक शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि इसका मीनिंग्स क्या है और ये किस देश में इस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में इसके जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, यानी कि आप कैसे डिस्क्राइब करोगे संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले कंट्री को, किसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, और साथ में इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स भी आज हम इस बात में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और अगर आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखोगे ना, मतलब अब तो सेमेस्टर है ग्रेजुएशन में कि बीए, उससे पहले जब बीए सिर्फ 3 साल की 1 ईयर वाली बीए थी, तो उसमें भी अगर हम प्रीवियस पेपर उठा करके देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर साल इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, मैं दोनों को ही क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो इन दोनों से ही क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इसमें से कोई सा भी स्किप हो। तो पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। और बाकी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर मैं लेक्चर्स आपको, मतलब चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं। इसकी जो PDF होगी, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। वो है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ ही हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी हम छोटी छोटी जो अपडेट हैं वो लगातार डालते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं बेसिकली। अगर आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आप फटाफट से बता दोगे कि सरकार 3 तरीके से चलती है, यानी कि 3 उसके बेस होते हैं, बेसिक होते हैं, उसके नींव होते हैं। मतलब अगर हम बात कहें तो एक व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव, एक कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। इन तीनों से ही पूरी सरकार चलती है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक जो संबंध, जो उनका रिलेशन होता है, उसके आधार पर शासन व्यवस्थाओं का संसदात्मक या अध्यक्षात्मक रूप डिसाइड किया जाता है। यानी कि उन दोनों में कितना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, या वो इंडिविजुअल काम करती है, जुडिशरी इंडिविजुअल काम करती है, या एग्जीक्यूटिव इंडिविजुअल काम करती है, तो इसी बेस पर डिसाइड किया जाता है। तो अब बात करते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था एग्जैक्टली कैसी होती है, इसका मीनिंग्स क्या है। तो यह शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है, वह सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती हैं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि ये एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर एक काम करती है तो वो दूसरे पर भी इफेक्ट डालेगी, और अगर दूसरे काम करती है तो वो पहले वाले पर भी इफेक्ट डालती है। तो ये एक छोटा सा मीनिंग है। मीनिंग सिर्फ आपको यहीं तक रखना है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं। यही एक लाइन किसकी मीनिंग से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद। इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि भेद पाया जाता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। और अगर मंत्रिपरिषद की बात करूं तो प्रधानमंत्री। और अब आप यहाँ पे समझ ही चुके होंगे कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो भारत है, यानी कि इंडिया है। तो भारत में ही संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और ये ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो हमारे कार्यपालिका प्रधान है वो 2 तरीके से होता है, एक तो नाम मात्र का होता है और एक एक्चुअल में यानी कि वास्तविक होता है। नाम मात्र का होता है यहाँ पर राष्ट्रपति, और जो वास्तविक होता है वो यहाँ पर होते हैं मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का होने का मतलब ये नहीं कि उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, हाँ उनके नाम पर सारे काम होते हैं, बट एक्चुअल में फील्ड पर जो काम होते हैं, जो एक्चुअल में पावर जिनके हाथ में होती है वो PM के हाथ में होती है, यानी कि उनकी मंत्रिपरिषद, पूरा मंत्रिमंडल, इनके पास पावर होती है। तो यहाँ पर पहले ही पॉइंट से आपको बिल्कुल क्लियर आउट हो गया होगा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था एक एक्चुअल में कैसी व्यवस्था है।
अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, जैसे कि स्टार्टिंग में इसके मीनिंग्स में क्लियर आउट हो चुका था। तो इसके अकॉर्डिंग व्यवस्थापक यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये एक दूसरे से अलग ना होकर बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ इनका संबंध है। तो कार्यपालिका अर्थात जिसको हम मंत्री परिषद भी बोल सकते हैं, बेसिकली भी पता है कि एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद के हाथ में होती है। तो कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के अर्थात संसद का सदस्य होना उनका आवश्यक होता है। तो जो व्यवस्थापिका के सदस्य होंगे वो संसद के भी सदस्य होते हैं। तो इसीलिए इनका आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कार्यपालिका भी सरकार होती है और सरकार संसद ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती है। और अगला पॉइंट है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। तो इस शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है अर्थात मंत्री परिषद होती है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। आपको पता है कि हर 5 साल की एक मंत्री परिषद होती है और आफ्टर इलेक्शन एक नई मंत्री परिषद आती है, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो उसका कोई जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है, यानी कि जब तक कि उसके सदस्यों का उसके जो इतने भी वहाँ पर मेंबर्स हैं उनका अगर विश्वास प्राप्त है तब तक ही वो वहाँ पर बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक अन्य सिद्धांत संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि वहाँ पर अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मिनिस्टर या एक ही किसी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि पूरी मंत्रिमंडल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रशासनिक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन यानी कि जो लोकसभा है वो किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। इसका मतलब ये है, आई थिंक सो ये छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर आउट होगा। और अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव क्या होता है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर आउट कराया था, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है। ये छोटे छोटे एक एक लाइन में आपको इसको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है और उसे व्यक्तिगत रूप से यानी कि उसे पर्सनली उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। आपने देखा होगा पूरा मंत्रिमंडल नहीं, कैबिनेट में कम से कम 50 से 60 डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं और हर विभाग का अपना अपना अलग एक प्रबंधक नियुक्त किया जाता है जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, शिक्षा विभाग हो गया और बहुत सारे मतलब विभाग आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो उसकी पूरी पूरी जो जिम्मेदारी हो वो हर एक मंत्री के उस प्रबंधक के ऊपर होती है। तो वो उसके प्रति उत्तरदायी उसको रहना होता है। जब भी उससे कुछ पूछा जाएगा उसको वो आंसर देना होता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व इस पूरी पद्धति की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है और वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके विभागों का वितरण करता है, यानी कि जो भी विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनमें कहाँ किस मिनिस्टर को कौन सा विभाग देना है ये भी डिसाइड वही करता है। उसका फिर उन विभागों का निरीक्षण प्रधानमंत्री के आधार पर किया जाता है और उनको पद से हटाने की जो पावर है वो भी प्रधानमंत्री के ही हाथों में होती है। तो ये जितने भी पॉइंट मेरे यहाँ पर आपको बताइए ये सारे क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं, ये जो वो तो ये वो क्लियर आउट करती हैं कि एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है, वो इस तरीके से काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था के कुछ वैल्यूज़ के बारे में, कुछ मेरिट्स के बारे में। देखिए जो भी शासन व्यवस्था होती है उसमें कुछ गुण जरूर होते हैं, यानी वैल्यूज़ जरूर होती हैं, ठीक है। और 101% पूरा सही कोई भी शासन नहीं होता है, तो उसमें कुछ दोष भी होंगे। तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके गुणों के बारे में। तो पहला गुण क्या है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग की भावना बड़ी होती है इसमें, कि भाई जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो व्यवस्थापिका जो लेजिस्लेटिव यानी कि जिनका काम कानून बनाने का होता है, यानी कि संसद की अगर हम बात करें, और कार्यपालिका जो उसको एग्जीक्यूट करती है, वो एक दूसरे के साथ सहयोग कॉर्पोरेट करके काम करती है, ठीक है।
बिल्कुल सही है। दूसरा, शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता जब जब उनसे सवाल करती है वो उनका तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर उनको इंटरेक्ट करने की, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब देने की। तो जो शासन व्यवस्था है वो जनता के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी होती है ना। अब वोटिंग किए तो कुछ सोच समझ कर की होगी लोगों ने कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, तो जब वो नहीं करते हैं तो जनता वहाँ पे सवाल उठाती है। तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव हो। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस बात की गुंजाइश रहती है कि आवश्यकता अनुसार राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए द्वितीय महायुद्ध के समय, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उसके समय ब्रिटेन में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। संसदीय शासन व्यवस्था में आवश्यकता के समय सभी राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अध्यक्षात्मक जो अगर हम व्यवस्था की बात करें तो वो आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन उसमें संभव नहीं है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कि जैसे ही इमरजेंसी होती है तो कम्प्लीटली एक यूनिटी में भी बांध सकते हैं, ठीक है। पूरा जो सिस्टम है वो एकात्मक सिस्टम किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, योग्यतम, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। तो जो संसदात्मक शासन होता है वो योग्य व्यक्तियों का शासन होता है। ये पहली वाली लाइन थोड़ा मैं भी यहाँ पर अटक रही हूँ कि योग्यतम व्यक्ति, कहाँ तक कितने कैपेबल व्यक्ति हो सकते हैं पॉलिटिक्स में, आप खुद बताइए। तो ये चीज़ें तो थोड़ी मुझे सेटिस्फाई नहीं करती हैं पॉलिटिक्स में। बट हाँ, अनुभवी लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन ही ज़रूर है, क्योंकि जनता का जो प्रिय होता है वही तो टॉप पर बैठता है। अब प्रधानमंत्री को जो पसंद करता है वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। किसी भी लीडर को जब जनता एक तरफा पसंद करती है तभी तो उसको वोटिंग करेगी। तो उसमें लोकप्रिय शासन इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक शिक्षा। अब संसदात्मक शासन में अध्यक्षात्मक शासन की अपेक्षा अगर हमें कंपेयर करें तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अगर जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राप्त होती है। और मतलब हर तरीके से के उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम में अवसर प्राप्त होते हैं राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के। तो वो बढ़ चढ़कर हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मंत्रीगण होते हैं वो भी पूरी योग्यता के साथ अपनी नीति और कार्यों का जो पक्ष होता है उसका प्रतिपादन करते हैं। जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य विवरण को रुचिपूर्वक पढ़ती है और सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करती है। यानी कि जो भी रूल रेगुलेशंस बनते हैं, बेसिकली कोई मैगजीन में कुछ भी छपा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि सरकार क्या क्या नीति बना रही है, क्या क्या योजनाएं हैं, वो सब पढ़ते हैं, जनता के पास जाती है वो सारा ब्यौरा। तो उस तरह की चीज़ें होती है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल जो की जो एजुकेशन होती है वो प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, निरंकुशता का अभाव। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है, और यदि मंत्री लोग मनमानी करें तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो इसी स्थिति के कारण शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो पाता, यानी कि कोई भी किसी भी पोस्ट पर स्टेबल नहीं रह पाता। वो ठीक तरीके से काम कर रहा है तो बना हुआ है जिस भी समय तक वो वहाँ पर नियुक्त किया गया है, 5 साल तक या 6 साल तक, ठीक है, वॉटएवर। लेकिन जैसे ही वो संविधान का अतिक्रमण करता है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करता है जो संसद की गरिमा के अकॉर्डिंग नहीं है या जो संविधान के गरिमा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे निरंकुशता का अभाव देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनके दोषों के बारे में। अगर अच्छा कोई भी सिस्टम होगा, अगर वो परफेक्ट है तो वो 100% परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दलीय तानाशाही का भय। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज शक्ति संपूर्ण जनता के हाथों में न रहकर एक दल विशेष में रह जाती है ना। जो भी दल की सरकार होती है उसके पास सारी पावर आ जाती है। तो व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, यानी कि उसी के द्वारा सरकार क्रिएट की जाती है। तो इस प्रकार शासन के दोनों विभागों की जो शक्ति है आवश्यकता रूप में एक ही राजनीतिक दल के हाथों में हो जाती है। तो ऐसे में ये डर लगा रहता है, ऐसे में ये मतलब भय बना रहता है कि कहीं ये जो दल है वो अपनी शक्ति का मिसयूज करके तानाशाही ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना अक्वायर कर ले। तो ये सबसे बड़ा दोष है इसका, ठीक है। दूसरा है निर्बल शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और राज्य की सुशासन के लिए उत्तरदायी हो। तो शासन की इस निर्बलता के कारण आवश्यक निर्णय करने में भी काफ़ी समय लग जाता है और निर्णयों को गुप्त रखने में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिनाइयाँ होती हैं। तो सबके पास ज़्यादा कुछ पावर होती नहीं, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। तो इसलिए जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही उसी की वजह से इस शासन को निर्बलता प्राप्त होती है, वीकनेस मिलती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका की अस्थिरता। नेक्स्ट पॉइंट है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। स्टार्टिंग में मुझे लग ही रहा था कि ये दोष का एक पॉइंट बन सकता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद का निर्माण योग्यता और विभागीय ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जनता में लोकप्रिय होना या दल का नेता होना एक अलग बात है, ठीक है। उत्तम शासक होना एक अलग बात है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में वे मंत्री अनेक बार स्वयं से संबंधित विभाग के संबंध में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रखते हैं और वहाँ पर उस विभाग के विभागाध्यक्ष भी बन जाते हैं, प्रबंधक भी बन जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो उसमें यही होता है कि लोग अपने मतलब लोकप्रिय नेता को चुन लेते हैं। अब उस लोकप्रियता में वो ये नहीं देखते कि ये कैपेबल है उस पोस्ट के लिए या नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो यही है कि ये अयोग्य व्यक्तियों का शासन बड़ी जल्दी से तैयार हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय तानाशाही प्रवृत्ति। तो वर्तमान समय में संसदात्मक शासन व्यवस्था की यह प्रवृत्ति देखने में आई है कि संपूर्ण राजशक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में केंद्रित हो जाए और व्यवस्थापिका उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। तो जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, वो इस तरीके से जो तानाशाही उसके परिणाम प्रजातंत्र के हित में अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है इसका। एंड नेक्स्ट है उग्र राजनीतिक दलबंदी। तो अध्यक्षात्मक शासन की बात करें तो उसमें राजनीतिक दल केवल निर्वाचन के समय सक्रिय होता है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्ति प्राप्त करने की आशा में राजनीतिक दल सदैव ही अत्यधिक सक्रिय रहते हैं, यानी कि हमेशा वो एक्टिव रहते हैं कि बस सत्ता हाथ में आ जाए एक बार। तो सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल में सत्ता हथियाने के लिए सदैव आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं। ये बात अलग है कि इंडिया में थोड़े से सिचुएशंस अलग है, बिकॉज ऑफ इंडिया में अपोजिशन ही पावर में नहीं है। मतलब अपोजिशंस का भी पावरफुल होना ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे एक तरफा चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे जो पोजीशंस में है वो तो खैर पावरफुल होती है, बट अपोजिशन में एक पार्टी को पावरफुल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि समय समय पर वो उन्हें रोक टोक सके। समय समय पर जो टोका टाकी चलती है ना कि सरकार ये ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके पास पावर होती है उनको ये भय बना रहता है कि नहीं यार गलत नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कहीं आपको ऑब्जेक्शन झेलना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था भी कैसे चलेगी, एक तरफा ही चलेगी। तो ये चीज़ें आज हमारे देश में ना देखी जा सकती हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही होता है कि बहुत सारी पार्टीज होती है। अब जो जीत गई वो तो सत्ता में बैठ जाती है, लेकिन जो नहीं जीतती है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप इस तरह की जो एक्टिविटी है वो लगातार चलती रहती है। तो उग्र जो राजनीतिक दलबंदी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो गाइस ये था पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, कैसे उसकी वैल्यूज़ है, मेरिट्स डिमेरिट्स और जो फीचर्स हैं। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स है या कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा। तो नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देना। और एक बार फिर बता दिए जा रही हूँ कि इस पूरी वीडियो लेक्चर का जो PDF है वो हमारे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। या अगर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का वहाँ से लिंक ओपन नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो सीधे तौर पर सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहाँ पर सर्च करो सोनम चौहान पॉलिटी, तो सीधा मेरा चैनल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारी PDF हिंदी और इंग्लिश में आपको अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।